हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्पॉटलाइट विद श्रुति में। हाय मैम, स्वागत है आपका। वी हैव ट्विंकल मैम विद अस टुडे। तो मैम, इतने सालों से आप ट्रैवल इंडस्ट्री के पार्ट हैं। ऑनेस्टली बताना, 4 धाम ट्रैवल का जो स्कैम है वो एक्चुअली में होता है, नहीं होता है, क्या होता है उसमें? मैम, स्टार्टिंग ही आपने स्कैम वाले क्वेश्चन से की है। तो 4 धाम यात्रा में स्कैम तो होता है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा स्कैम मुझे समझ आता है 4 धाम में, वो आपकी हेलीकॉप्टर टिकट्स हैं। हेलीकॉप्टर टिकट सिर्फ IRCTC के अंडर रहती है। अगर आपको कोई प्राइवेट एजेंट बोल रहा है कि हम आपको टिकट दे देंगे, आप हमसे ब्लैक में ले लीजिए, तो वहाँ पे आपके साथ पक्का ठगी होनी ही होती है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा जो वहाँ फैक्टर है स्कैम का, वो है लग्जरी होटल्स। हाँ। 4 धाम में लग्जरी होटल्स है ही नहीं, ठीक है। मतलब लास्ट लग्जरी जो वहाँ की है वो यहाँ के बेसिक्स हैं। अच्छा, और जैसे ये स्नो क्रेस्ट और सरोवर पोर्टिको वगैरह हाँ, हैं। स्नो क्रस्ट एक ऐसी कैटेगरी है कि अगर आप वो ऋषिकेश के 3 स्टार होटल से कंपेयर करोगे तो स्नो क्रस्ट की उस हिसाब से फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको 5 स्टार प्रीमियम होटल्स मिल जाएंगे, स्विमिंग पूल्स मिल जाएंगे। पर 5 स्टार तो खैर तब आता है ना जब आपका बार बार सब कुछ इंक्लूडेड हो। और ये तो 4 धाम में बिल्कुल, ऑब्वियसली नहीं होता। हाँ। तो जब भी कोई बंदा आपको ये कह के बेच रहा है कि हम आपको प्रॉपर लग्जरी होटल दे रहे हैं, प्रीमियम होटल दे रहे हैं, तो ये वहाँ पर है ही नहीं। तो ये कह के आपको पैकेज 50, 60, 70 हज़ार में भी लोग बेच रहे हैं। तो मतलब आजकल तो कितना महंगा सब कुछ कर दिया है लोगों ने कि ये फैसिलिटीज़ वो फैसिलिटीज़। बेसिक देखो, कोई बंदा यात्रा के लिए जा रहा है, अगर कोई यात्री, तो बहुत लग्जरी तो वहाँ पर वैसे भी नहीं है, ठीक है। ऑफ कोर्स नहीं है, मतलब पहाड़ों तक आप चीज़ें तो पहले पहुँचाने में इतना ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, और उसके बाद फिर अगर आप बोल रहे हो कि 5 स्टार फैसिलिटी, तो वो तो फिर एक्सपेक्ट करना भी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ कि अगर लोग वो चीज़ एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं पहाड़ों पे, फिर वो क्या ही ट्रैवल कर रहे हैं। फिर आप अपने घर में बैठो, AC ऑन करो। हाँ, बस यही इसकी एक मेन बात है कि लग्जरी नहीं है वहाँ पे, और हेलीकॉप्टर टिकट नहीं है। सिर्फ एक पैकेज है 4 धाम बाय हेलीकॉप्टर का, जो आपका देहरादून सहस्त्रधारा हेलीपैड से स्टार्ट होता है। उसका भी कॉस्ट 2,50,000 पर पर्सन चलता है। ओके। वो आपको पूरा 4 धाम हेलीकॉप्टर से करवाता है। अच्छा, ठीक है, तो उसमें भी आपको यही कमिट किया जाता है कि आपको वहाँ के सबसे प्रीमियम होटल्स मिलेंगे। पर ऐसा नहीं बोला जाता कि आपको प्रॉपर प्रीमियम होटल्स मिलेंगे, क्योंकि वो वहाँ है ही नहीं। तो यही कह के कुछ लोग वहाँ जाते हैं, कंप्लेंट्स करते हैं कि ये प्रीमियम फैसिलिटीज़ नहीं है। अगर आप यात्रा करने आ रहे हो तो आप ये देख के चलो कि आप वहाँ जा रहे हो तो आपको सोने के लिए एक अच्छा बेड मिल जाए, नहाने के लिए गर्म पानी मिल जाए, और 2 टाइम का अच्छा खाना मिल जाए। बिल्कुल। तो इसीलिए 4 धाम में यही बेसिक फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करवा पाते हैं। तो मैम, अभी आपने जैसे हेलीकॉप्टर के बारे में बताया, हेली सेवा जो चलती है 4 धाम के लिए, तो आपने बताया 2.5 लाख पर पर्सन। तो ये एक दिन में सारा कवर करवा देते हैं या कैसा रहता है? क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर से जाएंगे तो एक दिन में भी कवर करने का स्कोप है इसमें, तो कि आप वो फटाफट 4 धाम कवर करवा दें, तो पर कैसा रहता है? नहीं, ये एक दिन में तो देखो कवर नहीं हो पाता। ये एक 5 नाइट 6 डेज का पैकेज रहता है, जो आपके मेन एविएशन जैसे हिमालयन हेली टाइप हो गया या ग्लोबल वेक्ट्रा हो गया, ये टॉप एविएशन हैं। अच्छा। जो आपको प्रोवाइड कराती हैं। तो इसके अंदर डे 1 जो क्लाइंट कहीं से भी आता है, आपका ये जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, यहाँ से पिकअप हो जाता है और उस दिन देहरादून में ही स्टे रहता है, और फिर हर धाम में आपको एक नाइट मिलती है। जैसे हाँ, फर्स्ट नाइट आपकी यमुनोत्री हो जाती है, सेकेंड डे आपका गंगोत्री स्टे हो जाता है, थर्ड डे केदारनाथ हो जाता है, और फोर्थ डे आपका बद्रीनाथ हो जाता है, एंड लास्ट डे आपका ड्रॉप हो जाता है। पर इसके अंदर भी एक चीज़ है कि सिर्फ अगर आपका वेट 75 kgs है तो आपका ये 2,35,000 या 40,000 का रहता है। अगर 75 kg से प्लस आपका वेट है तो 2,500 पर पर्सन पर kg का भी कॉस्ट लगता है। अच्छा। हाँ, तो ये पैकेज भी एक तरीके से मोर देन एक्सपेंसिव है। इसे नॉर्मल बजटेड क्लाइंट या एक ऐसा तीर्थ यात्री अफोर्ड नहीं कर पाता। ये उनके लिए, या तो आप, मैं वही कह रही हूँ कि या तो आप बिल्कुल प्रीमियम में जाओ कि आपने हेलीकॉप्टर से ही कर लिया, या तो फिर आप बहुत नॉर्मल ट्रिप पे जाओ। आप ऐसा मत सोचोगे आप बाय रोड जाओगे और आपको होटल्स भी अच्छे मिल जाएंगे, आपसे कोई 10-10 लाख का पैकेज ले रहे हो, तो वो भी नहीं होना चाहिए। ये मतलब ये एक स्कैम है, जिस तरीके से आप मुझसे पूछ रहे थे। मैम, ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे जो हेलीकॉप्टर वाले होते हैं, जो आई थिंक सिर्फ एक जगह जो करवाते हैं दर्शन, जैसे अगर सिर्फ बद्रीनाथ लेकर गए तो वो क्या करते हैं, वो लाते हैं यात्रियों को, वो अंदर ले जाते हैं मंदिर में, फटाफट 5 मिनट दर्शन और वापस, और क्योंकि उनकी दूसरी वो रहती है बुकिंग, और वो फटाफट से वापस भी ले जा लेते हैं। तो जो आया अपना 4 धाम करने, उसका ना तीर्थ का कुछ वो पूरा हो पाए, विधान वो कर पाया ना कुछ,
तो ये चीज़ कैसे मतलब अगर जो फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं पहले तो वो क्या मतलब जो ये 4 धाम में जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं वो कैसे अपना जो ट्रिप है वो प्लान करें इस तरीके से कि एक तो वो सही रूट फॉलो करते हुए जाएं, क्योंकि कई लोग गलत रूट भी फॉलो करते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि पहले कहाँ दूसरा कहाँ है ना। वो एक तो सही रूट फॉलो कर पाएँ, दूसरा वो लोग इन स्कैम्स से बच पाएँ और वो एक्चुअली में जिस चीज़ के लिए वो जा रहे हैं तीर्थ स्थल पे तो वो चीज़ उनकी पूरी हो पाए। देखो बेसिक क्या है ना, सबसे पहले 4 धाम यात्रा जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, जो उत्तराखंड सरकार ने रूल बनाया कि रजिस्ट्रेशन तो आपका होना ही चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, ये ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। उसके बाद यात्रा को हमेशा हम यमुनोत्री से स्टार्ट करते हैं। पहले आपका यमुनोत्री धाम रहता है, फिर गंगोत्री, फिर केदारनाथ और बद्रीनाथ। क्यों, कैसे, मतलब हमने ऐसा सुना है, ये मान्यता भी, हम अपने क्लाइंट्स को भी ये चीज़ बताते हैं कि आप पहले हर की पौड़ी में स्नान करो, उसके बाद आप यमुना मैया के दर्शन करो, फिर वहाँ से जल लो, फिर आप गंगा मैया के दर्शन करो, वहाँ से जल लो, उसके बाद केदारनाथ में वो जल चढ़ता है और बद्रीनाथ में मोक्ष की प्रार्थना की जाती है। बिल्कुल। तो कहते हैं कि भोलेनाथ के पहले दर्शन होते हैं, उसके बाद विष्णु भगवान के दर्शन होते हैं। हाँ, तो यही एक सही रूट है। अगर आप पहली बार 4 धाम यात्रा करने आ रहे हो तो आपको लगभग 10 दिन तो लेके चलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे 5, 6, 7 दिन में, नहीं, को 10 दिन लेके चलने चाहिए, क्योंकि पहाड़ी रास्ता है, रूट थोड़ा टफ भी होता है, अनप्रिडिक्टेबल भी होता है कि कभी लैंडस्लाइड हो रहा है, कभी बिल्कुल कुछ हो रहा बिल्कुल है। ये भी हो सकता है। इसलिए बेस्ट टाइम भी यही है कि आप मई जून में आओ, है ना। जैसे मेरे यात्री कुछ थे जो जुलाई में जिन्होंने प्रेफर किया था, तो बारिश हो गई थी, तो 3 दिन वो गौरीकुंड में ही फंसे रह गए थे। अच्छा, है ना, तो उनका सोचो, अगर वो गौरीकुंड में फंसे हैं, गाड़ी वहाँ खड़ी है, तो उनका प्राइस बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब हमें भी बुरा लगता है कि क्लाइंट एक्स्ट्रा पे कर रहा है, पर नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, जो फंस गया वो फंस गया। हमने कोशिश की, उनकी व्यवस्था करवाई, पर अब यही कोशिश करो कि आप सीजनल टाइम पे आओ, आप अप्रैल में जून में आ जाओ, या आप सितंबर अक्टूबर में आ जाओ। आप जुलाई तो अवॉइड ही करो यात्रा के लिए, मेरा तो यही मानना है। उसके बाद मेन ये है कि आपके पास शूज़ अच्छे हो। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है इस ट्रिप के लिए। ठीक है, और हर धाम में आप 2-2 दिन तो एटलीस्ट दो, है ना, क्योंकि आप सोचो रोज़ आपकी 200 किलोमीटर मिनिमम जर्नी तो है ही। बिल्कुल। तो यही मैंने आपको बताया कि सही रूट है, पहले यमुनोत्री, फिर गंगोत्री, केदारनाथ और फिर आपका बद्रीनाथ। अच्छा, और आजकल एक तो जो सब लोग धार्मिक हो गए हैं सडनली, तो सबको जाना है 4 धाम, लेकिन किसी को पता नहीं है कि क्यों जाना है। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता बद्रीनाथ में किसका मंदिर है। चलो केदारनाथ जी में तो ये है कि भोले बाबा के तो आजकल सब भक्त हैं, सब फैन हो रखे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि बद्रीनाथ में भोले बाबा का मंदिर नहीं है, वहाँ पे किसका मंदिर है ये बताइए। और वहाँ पर क्यों जाते हैं, 4 धाम यात्रा क्यों करी जाती है, उसका क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। देखो 4 धाम तो सीधा सीधा यही है कि एक तीर्थ स्थल है। बिल्कुल। ठीक है, लोग तीर्थ करने जाते थे पहले। हम यंगस्टर्स को भी, ठीक है, प्रमोट करते हैं कि आप लोग तीर्थ करो, पर अभी ना इतना सोशल मीडिया आगे चला गया है कि आधे लोगों को वो रील बनानी है, आधे लोग तो सिर्फ रील बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, हम देखते हैं जब यात्रा खत्म होती है वहाँ पे बहुत कूड़ा कचरा भी लोग करके जाते हैं, बहुत वहाँ पे नशे भी चल रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वो सही चीज़ नहीं है। अगर आप तीर्थ करने जा रहे हो तो आप उसी भावना से जाओ, तभी वो तीर्थ सफल है। अब आप ये देखो केदारनाथ में लोग घोड़े ले रहे हैं, अगर आप नहीं चल सकते, बिल्कुल ही आपके पैरों में दिक्कत है, तो ठीक है, घोड़ा आपके लिए है। ठीक है, पर आप जवान हो, यंगस्टर हो, 20 साल के हो, 25 साल के हो, 30 साल के हो, तो इतने भारी आप हो और आप घोड़े के ऊपर हो, तो उस पर क्या बीत रही है, आपका तीर्थ तो कहाँ ही वहाँ सफल हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो और बद्रीनाथ विष्णु भगवान जी का मंदिर है। तो लोगों को सही बात है ये नहीं पता, हमने भी देखा है रील में। तो हाँ, आपको यात्रा पे जाने से पहले वहाँ की मान्यताएं पता होनी चाहिए। एग्जैक्टली, आई मीन मैंने खुद रील्स देखी हैं, लोगों की स्टोरीज देखी हैं, लोग जाते हैं, बद्रीनाथ का मंदिर है, रील बनी हुई है और गाना लगा हुआ है, नमो नमो जी शंकरा। वाह। हाँ, लोगों को पता होना चाहिए। अब लोगों को ये नहीं पता कि बीच में कितने मंदिर आते हैं। हाँ। हम हमेशा ये कहते हैं कि जब भी आप केदारनाथ जाओ तो देवप्रयाग में आपको स्नान करना चाहिए। कहते हैं वो रोग मुक्त स्नान है, जो भी देवप्रयाग में नहाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से ही गंगा जी बनती है, जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। जी जी। और धारी देवी टेम्पल पे भी आपको दर्शन करने चाहिए, पर क्विक करने के लिए आप सीधा केदारनाथ जाते हो, आप वहाँ से घोड़ा करते हो, आप वहाँ हाथ जोड़ते हो या नहीं जोड़ते, बस आपको वो फोटो चाहिए कि पीछे केदारनाथ मंदिर है और आगे हम खड़े हो। तो मेरे हिसाब से एक व्यक्ति को इस मनोभावना से तो नहीं जाना चाहिए यात्रा करने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और अभी जैसे आपने देवप्रयाग का बताया, तो वहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर है, सबसे पुराना जो राम भगवान का मंदिर है वो वहीं है, और जो अब बना है अयोध्या में, वो तो अब बना है, और वो भी वो राम लला का है, यानी मतलब राम जी के बचपन का जो वर्जन है उसका वहाँ पे मंदिर है, क्योंकि वो उनकी जन्मभूमि है। लेकिन जो इकलौता जो
क्या बोल सकते हैं, एक अडल्ट जो राम जी का मंदिर है वो वहीं है देवप्रयाग में, तो उसके भी दर्शन लोगों को करने चाहिए बिल्कुल सही बिफोर बात है। दे बिगिन विद देयर जर्नी। मैं आपको इस पे भी एक चीज़ बताती हूँ। अब क्या होता है कि जो आपका चार धाम का रूट है, ये एक तरीके से साइट सीइंग हो गई आजकल। हाँ। इसका लोगों ने नाम दे दिया कि ये साइट सीइंग है, ठीक है। तो ये सब हल्के हल्के आउटर्स पे पड़ते हैं। जैसे जब हम बरकोट आते हैं तो लाखा मंडल आता है, हाँ। ठीक है। वो अब जो लोगों को नहीं पता, लाखा मंडल आता है, उसके बाद आपका शिव गुफा आती है उत्तरकाशी जाते समय, आपका रघुनाथ मंदिर आता है, उसके बाद आपका त्रियोगी नारायण टेम्पल आता है, और माना गांव आता है। 50% लोग जो यात्रा पे आते हैं वो ये सब घूमते ही नहीं है। हाँ एक्चुअली ये जैसे वहाँ पे बद्रीनाथ में वसुधारा है, वो नहीं पता है वहाँ तो किसी को। 90% लोग नहीं जाते। इसका हाँ। कारण क्या है, एजेंट को पता है, ट्रैवल एजेंट को पता है कि अगर मैं उन्हें ये सब जगह कराऊंगा तो एक दिन बढ़ेगा, हाँ। ठीक है, तो मतलब पैकेज कॉस्ट बढ़ेगी। एक इन साइड सीइंग के अलग से ड्राइवर आपसे पैसे लेते हैं, तो कस्टमर को वो पैकेज इतना एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो इस समय कंपटीशन भी इतना है, तो वो कस्टमर कहीं और जाके कंफर्म होता है। हाँ। तो इसलिए अपने पैकेज की कॉस्ट को भी लिमिटेड करने के लिए वो ट्रैवल एजेंट ये सब साइट सीइंग ही हटा देता है। बल्कि लाखा मंडल मेरे हिसाब से हर बंदे को जाना चाहिए, बिल्कुल जाना है चाहिए ना। वो बहुत अच्छा शिव मंदिर है, बिल्कुल बरको। और Absolutely. सिर्फ 10 किलोमीटर ही आप अलग जाते हो। त्रियोगी नारायण के लिए भी आप कुछ देर अलग जाते हो, पर हाँ। वो आधे लोगों को जिनको पता नहीं है वो उसको घूम भी नहीं पाते। बिल्कुल वो सिर्फ बिल्कुल। चारों धाम के दर्शन करके चले जाते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि आप जैसे कह रहे हो कि रघुनाथ मंदिर जाना चाहिए। बिल्कुल मैंने कई जाना लोगों के चाहिए। कोटेशंस पढ़े हैं, उनमें सब मेंशन भी नहीं है, हाँ। है ना। इसलिए वो एक एजेंट अपना पैसा बचा, कस्टमर से वो उतने ही पैसे ले रहा है, वो अपनी कॉस्ट कटिंग कर रहा है। हाँ। तो हाँ, एजेंट भी कुछ ना कुछ गलत आपके साथ कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ देख के चलनी चाहिए। इसलिए मतलब आजकल ब्लॉगर्स ब्लॉग भी बना रहे हैं कि आप ये घूमो, आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप सही कह रहे हो, रघुनाथ मंदिर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऑफ कोर्स एक्चुअली सबसे पुराना मंदिर भी वही बिल्कुल सही है। बात है। अच्छा, और जो सबसे ज़्यादा सुनने में आता है केदारनाथ में जो हेलीकॉप्टर्स का जो अभी मिसहैपनिंग्स इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो भी एक तरीके का स्कैम ही है मेरे ख्याल से। क्योंकि आप मतलब इतना ज़्यादा आप एक दिन में एक हेलीकॉप्टर चल रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा उसमें वेट है, ये है वो है, उससे जो इतने ज़्यादा क्रैश हो जा रहे हैं। कभी जो एक बार वो एक वीडियो आई थी जिसमें वो गाड़ी के हाँ। ऊपर लैंड क्या हो गया, क्रैश हो क्रैश गया। हो गया। तो वो ऐसे चीज़ें कैसे अवॉइड करी जा सकती है, मतलब इसमें फॉल्ट पे कौन है? देखो मैं खुद भी एक ट्रैवल एजेंट हूँ, मुझे ऐसे पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, पर मैं स्टिल बताती हूँ। अगर आपके हेलीकॉप्टर्स पुराने हो गए हैं, मैंने हमेशा देखा है कि हेलीपैड पे उन लोगों को कोई गाइडेंस मिल ही नहीं रही, है ना। अगर आप एक ऐसा एविएशन चुन रहे हो कि आप 10, 15, 20 हज़ार रुपये जो यहाँ पे बचते हैं हेलीकॉप्टर में, आप पैकेज में पैसे बचा सकते हो रोड ट्रिप पे, पर हेलीकॉप्टर में अगर आप 20-25 हज़ार रुपये बचा रहे हो और किसी लो एविएशन के साथ जा रहे हो, तो उनके क्रैश होने के चांस रहते हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि हिमालयन हेली का कुछ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, या ग्लोबल वेक्टर का क्रैश हुआ है, या पवन हंस का क्रैश हुआ है जो केदारनाथ में चलते हैं। नहीं, हमेशा वही क्रैश होते हैं जिनके हेलीकॉप्टर पुराने हो गए। अब ये क्लाइंट तक कैसे पहुंचे, हाँ वही, ये कैसे पहुंचेगा, मतलब लोगों को कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? हेलीकॉप्टर के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं मिल पाएगी, क्योंकि कोई भी ऐसी वेबसाइट है ही नहीं, या कोई भी ऐसा बंदा है ही नहीं जो हेलीकॉप्टर के बारे में आपको प्रॉपर बता पाए। अगर आप सहस्त्रधारा हेलीपैड पे भी जा रहे हो तो आपको वहाँ एंट्री ही नहीं मिलेगी अगर आपकी टिकट नहीं है। तो ये सब अंदर की चीज़ें हैं, इसको हम भी पूरा नहीं जान पाते तो कि क्या चल रहा है। इसके लिए तो फिर कुछ तो आई थिंक गवर्नमेंट को कुछ बिल्कुल चेक्स करना रखने चाहिए, कुछ ऐसी गाइडलाइंस देनी चाहिए जो ये प्राइवेट हेलीकॉप्टर सर्विसेज वाले हैं, हाँ। ताकि वो उन गाइडलाइंस को, जब तक वो चेकलिस्ट पूरी नहीं हो जाती है तब तक वो कोई हेलीकॉप्टर उड़े ही ना। आई थिंक तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, वरना तो ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। और फिर एक डर भी लोगों के मन में रह जाता है कि हाँ। ऑलरेडी जैसे आपदा आई थी, तो उसके बाद अभी तक बरसात में लोगों के मन में डर रहता है बिल्कुल सही बात है उस चीज़ का। और तो फिर जैसे अब ये चीज़ें हो रही हैं कि हेलीकॉप्टर कहीं पे भी क्रैश हो जा रहे हैं, वो फिर एक अलग डर बैठ गया है। तो ये चीज़ें तो आई थिंक गवर्नमेंट को इसमें कुछ बिल्कुल सही बात है। स्टेप इन करके कस्टमर को ये बात पता होनी चाहिए कि टॉप एविएशंस कौन सी हैं जिनके साथ आपको फ्लाई करना चाहिए। मेरी ये गाइडेंस मिलनी चाहिए, क्योंकि ये गाइडेंस हमारे तक भी बहुत टाइम के बाद पहुंची है। ओके। ठीक है, हम आप सोचो एक एजेंट के पास एक रेट आ रहे हैं, तो वो उसको आगे रोटेट कर रहा है, उसको भी कहीं से मिल रहे हैं। तो ये हमें भी नहीं पता कि क्या सर्विस हो। अब ये आपदा है कि कहाँ उसका क्रैश हो रहा है, कहाँ उसका इंजन खराब हो रहा है, जो भी वहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो हाँ उसकी उस तरीके से चेकिंग शायद नहीं हो पा रही, क्योंकि जिससे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्योंकि हेलीकॉप्टर के बारे में अब अंदर क्या चल रहा है ये एक प्राइवेट एजेंट भी नहीं बता सकता। वो तो है ही, खैर, पर आई थिंक गवर्नमेंट शुड स्टेप इन दिस प्रोसेस। अच्छा, और एक जो कोई कॉमन मैन है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है कि जो बुकिंग हो रही है वो मतलब फेक है या जेन्युइन है, या जो उसने पैकेज लिया है वो जेन्युइन है या फेक है, क्या है, वो कैसे स्कैम से बचेगा?
देखो ट्रैवल एजेंट इतना फ्रॉड कर रहे हैं ना इस टाइम, बहुत ज़्यादा। कि इसकी पॉसिबिलिटीज़ जो हमने आज तक अपने क्लाइंट को बोला है। अब मेरा एक क्लाइंट था, उसने किसी से 4 धाम की पूरा पैकेज लिया। अब उन्होंने वीडियो कॉल करी तो उनके पास ऑफिस भी था, ठीक है, उनके पास सब कुछ था, उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी था, गूगल रिव्यूज़ भी थे। पर एक मेरे हिसाब से एक जीएसटी नंबर ऐसी चीज़ है कि वो जीएसटी नंबर अगर आप चेक करो तो कंपनी थोड़ी पुरानी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 या 3 साल वो जीएसटी नंबर चलता हुआ होना चाहिए। एक तो सबसे बड़ा तरीका मुझे यही लगता है, ठीक है। और कस्टमर को कभी भी पैसे बचाने के लिए किसी भी एजेंट के सेविंग्स अकाउंट में पेमेंट करनी ही नहीं चाहिए। अगर आप अपनी जीएसटी बचा रहे हो 5% जो अगर आप बचा रहे हो, मैंने बहुत क्लाइंट देखे हैं कि अगर किसी का मान लो 15,000 रुपये का पैकेज है और उस पर 5% जीएसटी है, तो वो क्लाइंट कहता है कि मुझे जीएसटी नहीं देनी, तो एजेंट कहता है आप मेरे सेविंग्स अकाउंट में पेमेंट कर दो। उन्होंने सेविंग्स में पेमेंट ली, अब आपके पास क्या प्रूफ है? कोई बिल तो है नहीं आपके पास। हाँ। अगर आपने उस एजेंट को पकड़ भी लिया, ठीक है, तो आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। आपने तो किसी के सेविंग्स अकाउंट में पेमेंट करी है ना। हाँ, किस पर्पज से करी है, क्यों करी है, क्या स्कैम हुआ है, एक पैकेज के तौर पे आपसे कुछ नहीं बिगाड़ ये सकते। प्रूफ भी नहीं हो सकता। कोई प्रूफ नहीं, तो आपको पक्का बिल तो कटवाना ही चाहिए। यही एक तरीका है, क्योंकि हर चीज़ का फ्रॉड हो सकता है। बिल्कुल, वो ठीक तो है, है। केदारनाथ हेली का तो इतना फ्रॉड है कि एजेंट टिकट बना के भी दे देते हैं। अच्छा, वो जब टिकट वहाँ जाके स्कैन होती है तब पता चलता है ये टिकट तो है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं हाँ, आप? ऐसे स्कैम्स भी देखे हैं मैंने। मेरे पास टिकट आती हैं, वहाँ लोग केदारनाथ हेलीपैड पे जाते हैं, उसे स्कैन करवाते हैं और वो टिकट होती ही नहीं है, और वो कस्टमर ने वो टिकट 40,000 रुपये की खरीदी हुई है। तो इसमें तो फिर आपके पास प्रूफ भी है कि आपके पास टिकट है, सब कुछ, और तब हाँ, आप क्या करेंगे? तभी मैं हमेशा यही कहती हूँ कि एजेंट से आपको कभी टिकट करवानी ही नहीं है। आपको सिर्फ IRCTC से ही टिकट करानी है, वही एकमात्र वेबसाइट है, इसके अलावा कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। और वहाँ पे भी टिकट मिलना एक तरीके से नियर टू इम्पॉसिबल है। अच्छा, क्यों? क्योंकि जैसे ही वो पोर्टल ओपन होता है तो विदिन 15 मिनट सारी टिकट सोल्ड आउट हो जाती हैं, अच्छा, क्योंकि इतने लोग उन टिकट्स को बुक कर रहे हैं और हाँ, बिल्कुल, सीट्स लिमिटेड है। हाँ, ये तो तो है ही। इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए या तो यात्रा आप पैदल करो, या तो आप एजेड हो तो आप पालकी ले लो, ठीक है, या तो आप मेरे हिसाब से हेलीकॉप्टर के भरोसे तो कभी भी मत बैठो कि आपको केदारनाथ का हेलीकॉप्टर मिल जाएगा। तीर्थ में आप 5 दिन एक्स्ट्रा लो, हाँ, है ना, हाँ, पर तीर्थ आप पैदल ही करो, मेरा यही मानना है। मेरा ये मानना है, अब दूसरों का क्या पर्सपेक्टिव है मुझे भी नहीं पता। नहीं नहीं, वो तो है ही, पर्सपेक्टिव वेरी कर सकते हैं, हाँ। ये तो। जिसका नाम ही तीर्थ है वो पैदल ही हो तो ज्यादा अच्छा है, वो है ही पद यात्रा ना। वो तो है ही, वरना फिर वहाँ पे ट्रैक क्यों होता? बिल्कुल, वहाँ पर। भगवान हमेशा टॉप पे क्यों है? क्योंकि वो कहते हैं हमारे भक्त चल के आए, हाँ, थोड़ा सा मेहनत। थोड़ा सा मेहनत करें। अच्छा, तो फिर जैसे ये ट्रैक है केदारनाथ का, इसके बारे में भी कई चीज़ें हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसका डिफ़िकल्टी लेवल एक्चुअल में उतना होता है जितना बताया जाता है? केदारनाथ का ट्रैक तो देखो वाकई डिफिकल्ट है। Okay. केदारनाथ का ट्रैक के जो बोर्ड्स लगे हुए हैं किलोमीटर्स के, वो आपदा से पहले के बोर्ड लगे हुए हैं। अच्छा, वो आज तक बोर्ड ही चेंज नहीं हुए। अच्छा, तो आप मान लीजिए 3-4-2 किलोमीटर अगर चल भी रहे हैं तो उसके बाद यही आएगा कि आपके 500 नहीं, अगर आप 2-3 किलोमीटर चल रहे हैं तो उधर लिखा आएगा कि आपके 500 मीटर हो गए हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैंने केदारनाथ यात्रा की थी, मेरे 10 किलोमीटर चल चुकी थी, 10 से 12 किलोमीटर, और वहाँ पे लिखा था कि 4 किलोमीटर कंप्लीट, ठीक है। तो मुझे ये लगा, मैंने कहा 16 किलोमीटर का ट्रैक है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, हाँ हाँ हाँ, है ना। तो नहीं, वो एक्चुअल जो ट्रैक है वो 22 किलोमीटर्स का है। ओके। और मैंने भी कुछ ऐसी 17-18 17, 18, 16 बहुत, वो एक्चुअल 22 एग्जैक्ट 22 किलोमीटर का ट्रैक है ओके, गौरीकुंड से। अच्छा, और इसके अंदर एक चीज़ है, मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताती हूँ अपना ही केदारनाथ का। मैं केदारनाथ यात्रा पे गई थी, तो पहले 10 किलोमीटर फिर भी रामबाड़ा पुल तक हो सकते हैं, पॉसिबल है। उसके बाद मैंने भी यही सोचा कि कुछ घोड़ा वगैरह किया जाए, तब हम भी अपनी एज पे थे, नहीं, मैंने तब यात्रा करानी शुरू की थी, ये उससे पहले की एक बात बता रही हूँ। तो वो घोड़े वाले ने मुझसे उस समय भी 8,000 रुपये लिए थे। अच्छा, हाँ। कितने किलोमीटर के लिए? जो लास्ट के 12 किलोमीटर रह गए थे। अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है, तो उन्होंने बोला वो 8,000 रुपये हम एडवांस लेंगे। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, और ये जो घोड़ा था, जैसे घोड़े खच्चरों के लिए भी बोला जाता है कि उनको बहुत, मतलब बहुत बुरी कंडीशन में रखा जाता है, या फिर उनको नशे करवाए जाते हैं ताकि वो लोग मतलब ताकि वो जो घोड़े और खच्चर हैं वो ऊपर पहुंच पाए और उनको वो थकावट का एहसास ना हो, तो फिर ये एक्चुअली में होता है? ये ना 5% होता है, सब लोग ऐसा नहीं करते। मैंने ये भी देखा है कि घोड़े को 2-2, 3-3 हज़ार का डेली लोग खिला भी रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ऐसे भी घुड़चालक हैं, कुछ घुड़चालक हैं जो, हाँ ठीक है, अगर आप देखो ना 100% पॉजिटिविटी तो नहीं हो सकती कहीं पे, 10% नेगेटिव लोग भी हैं। ये सब होता है, बिल्कुल होता है, पर हर बंदा ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक घुड़चालक ने गलती करी तो सारे ही गलत हैं, ओके, नहीं। हाँ। पर हाँ, कुछ घुड़चालक बिल्कुल ऐसे करते हैं।
अब हर व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। और जैसे वहाँ पर ऐसा भी कि अगर मतलब कोई मर जाता है, जैसे अगर कोई घोड़ा या खच्चर है तो फिर उसकी बॉडी भी वहीं पड़ी रहती है ट्रैक में साइड्स में, ऐसा होता है नहीं क्या? नहीं, साथ के साथ ही उसे नीचे लाया जाता है, ये मेरे आंखों देखा एक्सपीरियंस है। अच्छा। मैंने आज से 3 बार केदारनाथ किया है, मैंने कभी नहीं देखा कि घोड़े की बॉडी पड़ी हुई। अब आप देखो ना, किसी ब्लॉगर को कुछ ना कुछ तो ऐसा दिखाना ही है ना, हाँ। कि उसकी वीडियो भी फटे। क्योंकि ऐसी रील्स आती हैं बिल्कुल ना। नहीं होता ऐसा, साथ के साथ ही नीचे उतारा जाता है। हर ट्रैक के हर थोड़ी देर के बाद जाने के बाद भी ऑक्सीजन सिलेंडर है वहाँ पे अवेलेबल, अच्छा। कस्टमर्स के लिए भी अवेलेबल है, और घोड़ों के लिए भी वहाँ व्यवस्था है, खाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, सबको प्रॉपर खाना मिलता है। मैंने देखा है ये। दैट्स गुड टू हियर। हाँ, बहुत ज़्यादा हाइप करके दिखाई जाती हैं चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं है, बिल्कुल निगलेक्ट भी नहीं किया जा सकता, पर बहुत हाइप करके दिखाई जाती हैं। उतना नहीं है हाँ, जितना उतना नहीं है दिखाया। जितना दिखाया जाता है। ओके। है ना। तो मैं आपको बता रही थी कि क्या हुआ। तो उन्होंने 8,000 रुपये मुझसे मांगे, तो मैंने उनको 5,000 रुपये दिए, और हम लोग 2 किलोमीटर गए होंगे। तो उन्होंने बोला, बहुत भीड़ थी, कि आप हल्की सी वॉक करो, मैं घोड़े को ऐसे घुमा के ला रहा हूँ। मैं हल्की सी वॉक करी, थोड़ा सा वेट किया, और वो घोड़े वाला आया ही नहीं। कहाँ गया? तो भाग गया या जो भी हुआ। पैसे पूरे लेके? हैं, पैसे 5,000 रुपये लेके वो घोड़े वाला आया नहीं। मुझे वहाँ आधा घंटा हो गया वेट करते कि, और शाम होने वाली है, मैं नहीं, कुछ ऑप्शन नहीं है, ऊपर पहुँचना ही पहुँचना है। तो मैंने इधर उधर देखा, मैंने कहा घोड़े वाला तो भाग गया, क्योंकि मैंने ट्रैक के बीच में से घोड़ा लिया। तो कोई ऑप्शन नहीं। तो वहाँ एक पुलिस वाला था, पुलिस वाला कहता है, ID कार्ड उसका आपने लिया? मैंने कहा नहीं सर, ID कार्ड तो नहीं लिया। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि इस स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। आप कभी भी ट्रैक के बीच में से घोड़ा लो ही मत। अच्छा। बिल्कुल स्टार्टिंग में घोड़ा दरबार है, वहाँ से आप एक पर्ची कटवाओ, उस घुड़चालक का आई कार्ड अपने गले में डालो, ओके। उसके बाद आप उसके साथ जाओ, नहीं तो वो घुड़चालक कभी पकड़ में नहीं आएगा। अच्छा, ये भी हो रहा है? ये भी स्कैम हो रहा है। स्कैम तो कुछ भी हो सकता है। बाप रे, मतलब ये तो कितना डिफिकल्ट है किसी के लिए, अगर किसी अगर को किसी इन को चीजों के information बारे नहीं है, में पता बिल्कुल, नहीं है, बिल्कुल। तो उसको तो हर पॉइंट पे लूट लिया जाएगा। बिल्कुल लूट लिया जाएगा। अगर आपने सोचो वो घोड़े वाला भाग गया, तो आप कर क्या सकते हो? कुछ भी तो नहीं कर आपको सकते, आई उसको कार्ड कहाँ इसलिए, ढूंढने जाएंगे? हाँ, मैं अपने हर कस्टमर को ये बोलती हूँ कि आप स्टार्टिंग से ही पर्ची कटवा के चलो, या तो आपने घोड़ा नहीं करना तो आप फिर पैदल ही चलो, पर आप बीच में से घोड़ा मत करो। अब उसका एक्चुअल प्राइस है 2700 रुपये। अच्छा। मुझे उसने बीच पे मजबूरी का फायदा उठा के मांगे 8,000 रुपये। बहुत बुरा हुआ। तो ये अपना एक्सपीरियंस है जिससे हर बंदे को पता अच्छा, होना ये चाहिए। तो जैसे आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था, ऐसा कभी किसी क्लाइंट के साथ कुछ ऐसा हुआ है, या फिर कुछ ऐसे, कई बार लोग बोलते भी है ना कि कुछ हॉरर एक्सपीरियंस हो गए, ऐसा कुछ हुआ है? हॉरर एक्सपीरियंस मेरे क्लाइंट के साथ क्या हुआ है? हाँ, मेरे एक क्लाइंट ने केदारनाथ ट्रैक पे घोड़ा किया था। हाँ। और वो घोड़ा बहुत एग्रेसिव था। तो वो बिल्कुल पहाड़ की एक इससे जाके बिल्कुल रोल करके नीचे गिर गए थे। तो उनका ये सब कुछ फ्रैक्चर, पैर फ्रैक्चर सब ट्रैक के बीच में शायद वो रामबाड़ा उन्होंने पार कर दिया था। तो जब वो नेटवर्क में आया तो उनका कॉल आया था, वो 2 लोग ही गए थे, हस्बैंड वाइफ, कि मेरा एक हाथ टूट गया है और मेरे घुटने की एक हड्डी चटक गई है, अब मैं इस सिचुएशन में क्या करूँ। और उसकी वाइफ वहाँ रो रही है कि अब मैं तो यहाँ हूँ देहरादून में, तो क्या करें। फिर मैंने ऑन द स्पॉट, एक वहाँ पे और भी व्यवस्था होती है कि जहाँ तक आपका ट्रैक हुआ है, कैंप वाला वहीं कैंप लगा देता है। अच्छा। तो मैंने वही उनके लिए एक वही बंदा अरेंज करवाया। पर मेरे को ऐसा लगता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ पहले से ठीक हुई हैं। ओके। 15 से 20 मिनट में वहाँ डॉक्टर अवेलेबल हो गया था। अच्छा। हाँ, उसी बंदे ने बेसिक फर्स्ट एड मिल गया? बेसिक फर्स्ट एड मिल गया था। फिर हमने पालकी से उनको 2-3 घंटे में नीचे उतारा था। फिर सोनप्रयाग में भी हॉस्पिटल था, तो वहाँ पर उनका तुरंत ट्रीटमेंट हो गया था। तो जो फैसिलिटीज़ मतलब पहले थी मेडिकल फैसिलिटीज़ की, नई चीज़ें हो पा रही, नहीं मिल पा रही, अब बंदा उस सिचुएशन में क्या करे, वो भी अब पहले से काफ़ी अच्छी हो गई हैं, जो मुझे लगता है, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। हाँ। कुछ लोगों को आती है दिक्कत तो मेरे हिसाब से बारिशों में ही है। क्या बारिशों में तो बिल्कुल भी मत जाओ, उसके अलावा तो ऐसी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है मेडिकल ये कौन फैसिलिटीज सा टाइम रखें जैसे? आप 15 जुलाई से 15 अगस्त तक तो बिल्कुल मत जाओ। ओके। हाँ, उस टाइम पे मेन सीजन डाउन भी ये रहता है, 1 महीना नहीं जाना फिर चाहिए। अगेन श्राद्ध पक्ष वगैरह में फिर से चालू हो हाँ, जाता मैं है, मतलब जैसे पैसे मई जून कमाने के लिए आप बोल सकती थी कि नहीं आप जाओ 12 महीने करो यात्रा, हाँ, नहीं करनी हाँ। चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, वही। क्योंकि दिक्कत है, मतलब Exactly. क्लाइंट फंस ही जाते हैं, नहीं पहुंच पाते। तो वो तो है ही, मतलब लोकल स्टिल मैनेज कर लेते हैं, हाँ। लेकिन जो बाहर से आ नहीं रहा है उसको तो आइडिया ही नहीं है पहाड़ नहीं का। है। अब जो साउथ से इतने लोग यहाँ आते हैं, इतने लोग यहाँ पे आते हैं, उनके साथ पूजा में इतने पंडित पैसे ले लेते हैं। हाँ। VIP दर्शन जैसा तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। हाँ, VIP दर्शन करवाते तो हैं, पर लोग वो आपने देखा हर मंदिर में एक साइड से पंडित ऐसे दर्शन कराता है और ले आता है, वहाँ यहाँ भी वही है, सेम सिस्टम। ऐसा कुछ नहीं है कि VIP दर्शन आप बुक कर सकते हो, नहीं, चारों धामों में से कहीं भी VIP दर्शन की कोई बुकिंग हाँ, नहीं नहीं है। बुकिंग तो नहीं होती है। अब ऑन द स्पॉट आपकी शक्ल देख के जितने पैसे ले लिए उन्होंने ले लिए, चाहे 2,000, चाहे 500, चाहे 5,000,
वो डिपेंड करता है कि उस दिन कितनी भीड़ है। बट मेरे ख्याल से तो मतलब ऐसी जगहों पे तो होना ही नहीं चाहिए ना ये वाली चीज़। सारे ही लोग लाइन में लगे हुए हैं, अगर किसी को इतना ही दर्शन ही करने हैं, अगर किसी को वाकई भगवान के लिए वहाँ पे जाना है तो फिर वो भी लगे लाइन में। बिल्कुल सही बात, पेशेंस नहीं है ना। भाई अगर आप आए हो टाइम निकाल के, मतलब आप भगवान के लिए इतना टाइम भी नहीं निकाल बिल्कुल, सकते बिल्कुल, और यही आपको बस। दर्शन करने हैं। यही बात है बस, बंदे को दर्शन तो करने हैं पर वो सहन शक्ति नहीं है कि हम 10 मिनट रुक जाएं, 20 मिनट रुक जाएं। नहीं, सुबह से उठ के नहीं लगेगा कोई लाइन में, आप वीआईपी दर्शन करवाओ। मेरे पास ऐसे भी कॉल्स आते हैं कि मैम हमारे वीआईपी दर्शन करवाओ। सर कैसे करवाऊँ, ये सब नहीं होता वहाँ, तो आप अवेलेबल करवाओ, कुछ ज़्यादा पैसे ले लो पर करवा दो, तो ये भी नहीं पॉसिबल। अच्छा, और जब हेलीकॉप्टर से करते हैं ना ट्रैवल सिर्फ पूरे 4 धाम, तो क्या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस में कुछ इफेक्ट आता है उससे? हेलीकॉप्टर से जो ट्रिप रहता है ना, उसमें आपको टाइम बहुत कम मिलता है। हाँ, मतलब आपको केदारनाथ दर्शन के लिए वो 2 घंटे मिल पाते हैं, है ना। और उसमें फिर कोई आरती अभिषेक भी आप अटेंड नहीं कर पाते। और बद्रीनाथ में भी आपको 1 से 1.5 घंटा मिल पाता है। वहाँ बस आप गए, आपने दर्शन किया और आप हेलीकॉप्टर से अपने नीचे होटल आके रुक गए, बस इतना ही मिल पाता है। मतलब अब वहाँ का एक्सपीरियंस, वहाँ पे थोड़ी देर आपने बैठ के मेडिटेट किया, ये सब वहाँ पे नहीं हो पाता। हेलीकॉप्टर में ये तो देखो नहीं है, इसको क्विक दर्शन करने हैं तो भगवान जी को हाय हाँ, बोला बस और हाय। निकल जा। जिसको अपनी बकेट लिस्ट पूरी करनी है वो तो फिर जाएगा ही इसी से ही। चलो ठीक है, मिलते हैं अब चलते चलते दोबारा। बस 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 यही। मजाक बना दिया है। अब मुझसे एक क्लाइंट बोलता है कि नॉनवेज नहीं मिलेगा वहाँ पे 4 धाम में। मैंने कहा सर आप क्या करने जा रहे हो यात्रा में। ये एक्चुअली पूछते हैं लोग, बिल्कुल जैसे जो पूछते हैं। रील वायरल हुई थी वहां पर कि केदारनाथ में कुछ लोग वोट का मांग रहे बिल्कुल, थे। ये सच्ची बात है। तो ये होता है बिल्कुल, actually में। मेरे सेल्स के टाइम की बात बता रही हूँ। मुझसे एक क्लाइंट ने पूछा, साउथ इंडियन ही क्लाइंट था वो, कि खाने में क्या रहेगा। मैं कहा सर सिंपल वेज फूड। कह रहा नॉन वेज नहीं मिलता वहाँ। मैं कहा सर आप कहाँ जा रहे हो। कहता है 4 धाम में नॉन वेज नहीं मिलेगा। मतलब उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रॉब्लम थी। तो मैंने कहा देखो सर ये तो नहीं हो पाएगा। मतलब क्या एक्सपेक्टेशन रखकर लोग आ रहे हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं है कि वो जा कहाँ रहे हैं। हाँ, मतलब अगर आप तीर्थ करने जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप ये सब तो इतना मत तो रखो। लोगों को पता ही होता है ना कि मंदिर में भगवान के आसपास नहीं मिलता है। हाँ। ये तो अब साउथ का क्या और कहीं का क्या इंसान, ये तो पता ही होता है। आई बिल्कुल, मीन बिल्कुल। मतलब ये प्रॉब्लम्स भी मैंने देखी हैं। अब एक क्लाइंट मेरा गंगोत्री जा रहा था तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमें व्यू वाला होटल देना। अच्छा, मैंने कहा ठीक है, ये हमारे लिए पॉसिबल है देना। मैंने दिया। तो मुझे होटल से कॉल आया कि वो लोग छत पे अपना बॉटल्स लेके बैठे हैं, तो क्या करना है। मैंने कहा भाई उनको उतारो नीचे, कि सब तो नहीं चल पाएगा। फिर मैंने उन्हें कॉल किया, कह रहा मैम हम ट्रिप पे आए। मैं कहा सर आप ट्रिप पे नहीं आए, अब यात्रा पे आए हो। हाँ, तो ये सब actually। नहीं हो पाएगा, नहीं तो फिर मैं अपनी गाड़ी को वापस बुलाऊंगी, वहाँ से आगे खुद जाना। तो फिर वो भी क्लोज कराया। ऐसी सिचुएशंस भी मुझे फेस करनी पड़ती हैं। ये तो मतलब बहुत पैथेटिक सिचुएशन हो जाती होगी कि आप मतलब लोगों को तीर्थ करना कैसे, है। मतलब मॉरल लेक्चर्स आप कैसे दोगे किसी को बिल्कुल बिल्कुल, कि ये तो है ही। ये नहीं करना है इस जगह पे। ये तो जीरो सिविक सेंस। ये तो बहुत गलत बात है। मतलब लोग एक्चुअली में पता है, लोग पहाड़ समझ के ऐसे सोचते हैं कि अच्छा हाँ पहाड़ पे जा रहे हैं, दारू पियेंगे, हाँ। नशे करेंगे, घूम फिर के वापस आ जाएंगे। उन्हें और कुछ है ही नहीं, मतलब पहाड़ों पे एक्सप्लॉइट करके रख दिया है पहाड़ों बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे और हमने तो देख लिया ऋषिकेश, पहले लोग तप करने आते थे, जप करने आते हाँ। थे। अब मैंने कल ही किसी की वीडियो देखी, वहाँ पे कंटिन्यू टेक्नो पार्टी चल रही है। आप टेक्नो पार्टी समझ गए ना। को। समझा दो सबको। टेक्नो पार्टी जैसे नशे करके बीट्स पे जो झूमते हैं लोग, उसे टेक्नो पार्टी कहते हैं मेरी भाषा में। अच्छा। ठीक है, मैं कंटिन्यू देख रही हूँ ऋषिकेश में सिर्फ वही चल रहा है, सिर्फ वही। वो ऐसा हब हो गया है पार्टी, इस तरीके की पार्टी का, कि वहाँ पे बिल्कुल बंद हो गया कि योगा वोगा तो नाम है ही रखा हुआ है नहीं। गोवा बीच, बट दे आर नॉट रियलाइजिंग कि वो है तो गंगा जी का ही गंगा रिवर जी। बैंक। गंगा जी की वहाँ वैल्यू ही खत्म हो गई है, लोगों ने बिल्कुल। बिल्कुल उसको खराब कर दिया है। वो डेली वाला क्राउड आ रहा है सैटरडे संडे, तपोवन तो अब गोवा ही हो गया है। वो ऋषिकेश वाली वाइब वहाँ खत्म हो गई है। अच्छा, फर्स्ट टाइम पिलग्रिम्स जो होते हैं उनके लिए ऐसी टॉप 5 चीज़ें क्या होनी चाहिए जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए? सामान बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करना चाहिए उनको। ओके ठीक है, लिमिटेड सामान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगेज लेंगे तो ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। ओके। पर जैसे सर्दी, मतलब ज़्यादातर तो ठंडी रहती है ना, चाहे आप केदारनाथ जाओ चाहे बद्रीनाथ जाओ, तो फिर कैसे, मतलब सामान तो कपड़े तो हो ही जाते हैं। मतलब फिर भी ना, जैसे ये बेसिक कपड़े तो होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत सारा सामान ले लिया, आप कहाँ रखोगे उस सामान को। हाँ, ये वहाँ तो पे है। रेंटेड स्टिक्स भी मिल जाती है, रेंटेड शूज भी मिल जाते हैं अच्छा, केदारनाथ लोग- में, रेंटेड जैकेट्स भी मिल जाती हैं। हाँ, पर बहुत, मेरे हिसाब से बहुत एक्सेस में लगेज नहीं रखना चाहिए आपको। ये तो है ही, आई थिंक। आप वो कैरी करके Light travel। तीर्थ हाँ नहीं कर पाओगे, तो हाँ लाइट ट्रैवल आपको रखना चाहिए। सेकंड, आपको अच्छा खासा टाइम लेके चलना चाहिए, अच्छा। कि आपके पास 10 to 12 डेज होने चाहिए 4 धाम के लिए, क्योंकि बहुत क्विक ये ट्रिप करना हाँ। पॉसिबल नहीं है।
तीसरा मेरे हिसाब से प्री बुक्ड होटल्स आपके होने चाहिए। ओके, हाँ। वहाँ पे मई जून में अवेलेबिलिटी नहीं मिल पाती, बिल्कुल भी नहीं ठीक मिल है। पाती। आप सोचो शायद आपको बेसमेंट भी ना मिल पाए, क्योंकि इतने यात्री आ रहे हैं और लिमिटेड स्टे है, ठीक है। आपको बाइक प्रेफर नहीं करनी चाहिए, आप हमेशा कार में प्रेफर करो या बस प्रेफर करो। अगर आप कार प्रेफर नहीं कर सकते, बाइक ट्रिप नहीं करना चाहिए। चार धाम का रोड्स कंडीशन अभी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन यंगस्टर्स आजकल बाइक से जाते हैं और एक्सीडेंट भी फिर उस हिसाब से ही होते हैं। हाँ, ये है। तो मेरे हिसाब से या तो आप कोई 4 व्हीलर से जाओ या बस, मतलब बस से प्रेफर करो। अब मैं बाइक के लिए बोल रही हूँ, अब ऐसा नहीं कि मेरे को कोई नेगेटिव रिव्यू आ जाए कि नहीं बाइकर्स के, नहीं। मेरे हिसाब से वो सड़क ऐसी है कि अगर आप बहुत अच्छे बाइकर नहीं हो, आप फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम बाइक लेके जा रहे हो, तो वो रोड बहुत डिफिकल्ट है। जो हमने देखा, आपको तो पता है कि जोशीमठ से बद्रीनाथ का जो रास्ता है वो इतना मुश्किल है। मैंने वहाँ पे 3 से 4 एक्सीडेंट हमेशा सुने हैं। हर साल मैं कोई ना कोई एक्सीडेंट वहाँ सुनती हूँ कि जोशीमठ से बद्रीनाथ में ये एक्सीडेंट। तो आपको उस चीज़ का मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए। रखना चाहिए, मतलब सेफली तो आपको ट्रैवल करना ही चाहिए प्रिकॉशंस के साथ पूरे, क्योंकि आप पहाड़ों पे आए हो, यहाँ पे मजाक नहीं चल सकता वो वाला। और अगर आप देखो बाहर से आ रहे हो तो आपको किसी लोकल उत्तराखंड वाले की हेल्प लेनी चाहिए। हाँ। आप उससे पैकेज मत लो, आप उससे कंसल्टेंसी ले लो। हाँ, ठीक है। ऐसी भी बहुत वेबसाइट हैं जो आपको 50, 60, 100 रुपए देके चैट जीपीटी से ही कंसल्टेंसी ले लो। हाँ, अब तो चैट जीपीटी, जेमिनाई सब कुछ ही है। हाँ, पर बिना कंसल्टेंसी के आप, मेरे हिसाब से उत्तराखंड नहीं आना चाहिए आपको। आपके साथ स्कैम हर जगह पे होगा, तो उस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए। यही 5 चीज़ें हैं। अच्छा, और अगर कोई बजट ट्रैवल करना चाहे कि उसका मतलब ठीक ठाक बजट में हो जाए, तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होता है? ठीक ठाक बजट में हो जाए, देखो कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि हरिद्वार से चार धाम यात्रा बस सर्विस चलती है और वो डेली बस सर्विस है। अच्छा। उसकी टिकट 5 से 6 या मैक्सिमम 7,000 रुपए की मिलती है। अच्छा। वो आपको पूरी चार धाम की यात्रा करवा देती है। इन हाउ मेनी डेज? इन 10 डेज। अच्छा। हाँ। और फिर स्टे वगैरह इंक्लूडेड होता है उसमें? नहीं, ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन है। स्टे मैंने आपको बताया कि वो आपके प्री बुक्ड होने चाहिए। वहाँ पे बजट स्टेज भी हैं। स्टिल चार धाम यात्रा आप सोचो, अगर 10 दिन में आप यात्रा कर रहे हो तो 15-16 हज़ार रुपए मिनिमम कॉस्ट है ही है। पर आई थिंक ये तो स्टिल बेरेबल है। हाँ, इससे कम में आप 10 दिन ट्रैवल कहीं भी नहीं कर सकते। पर चारों धाम अगर हो रहे हैं तो फिर ये अगर तो आपके 16-17 हज़ार में चारों धाम हो रहे हैं, ये बिल्कुल बजटेड है। ये तो हाँ। है ना, तो इतना तो बेरेबल है। पर हाँ, एक नॉर्मल ट्रिप, एक स्टैंडर्ड ट्रिप जिसमें आपको कार भी मिल रही है, आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो, तो 23 to 24,000 पर पर्सन कॉस्ट आती है। ये अगर कोई आपको 12,000 11,000 रुपये में दे रहा है तो फिर मैं वही कहती हूँ आप स्कैम से बचो। ये पॉसिबल नहीं है। इसके कॉस्ट में वहाँ होटल्स ही नहीं है कि आपको 22, 23, 24 से कम में आपका ट्रिप हो जाए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पे। ओके। अच्छा, तो फिर लास्ट में अगर एक लाइन में आप बता सकें कि एक कोई मतलब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो चार धाम यात्रा करने आ रहा है, तो फिर उसको ये चीज़ें तो मतलब अपने प्लान में इंक्लूड करनी है और समझनी ज़रूर है, तो फिर वो क्या चीज़ें होंगी? ज़्यादा दिन लेकर आओ, चार धाम करने की नीयत से आओ। हाँ। ठीक है। यहाँ आके कूड़ा मत मचाओ। बिल्कुल। ठीक है। अगर आप आ रहे हो तो यहाँ की मान्यताओं को समझो। एग्जैक्टली। ठीक है। और सब कुछ प्री बुक करके आओ। प्री मतलब ऐसा नहीं कि मैं एडवर्टीजमेंट कर रही हूँ, नहीं। हाँ। प्री बुक इसलिए कि भीड़ बहुत ज्यादा होती है। हमने ये भी देखा है कि बहुत लंबी लाइंस लगती हैं। नहीं, ये तो मतलब अंडरस्टूड चीज़ है कि आप मतलब यात्रा सीजन में, क्योंकि 6 महीने के लिमिटेड टाइम के लिए अगर यात्रा है खुल रही है, तो फिर ऑफ कोर्स ये तो मतलब जाहिर सी बात है कि सारे लोग अगर इकट्ठे एक जगह पर आ रहे हैं तो फिर वहाँ पर इशू तो होगा ही। और लिमिटेड स्टेज है ना, इतना भी नहीं है कि आपने पहाड़ में बिल्कुल ही चेन ऑफ होटल्स खोली हुई है एक जगह पे इतनी सारी। बिल्कुल। और बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि आपको बहुत अच्छी चीजें यहाँ मिलेंगी। नहीं मिलेंगी, है ही नहीं। क्योंकि पहाड़ों में तो आई थिंक ट्रैवल तभी करना चाहिए जब आपको ज्यादा लग्जरी की एक्सपेक्टेशन नहीं हो। और केदारनाथ टेम्पल पे बहुत लिमिटेड स्टेज हैं। हाँ। वहाँ जाके भी लोग बहुत चिल्लाते हैं कि आपने हमें कहाँ ठहरवाया। ये नहीं, ऐसा है ही नहीं। आपको वहाँ रहने की व्यवस्था मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। आप सोचो अगर 10 लाख लोग भी आ रहे हैं और सिर्फ 15 धर्मशाला हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको वहाँ पे स्टे मिल जाएगा, और मिल रहा है तो अच्छा मिल जाएगा। तो उस चीज़ का ध्यान रखो। इसके अलावा आप यात्रा करो, बहुत अच्छी बात है, आपको तीर्थ करनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि ट्रिप्स, बाहर के ट्रिप्स या लग्जरी ट्रिप्स तो सब कर ही रहे हैं। तीर्थ भी एक जिंदगी का आधार होना चाहिए। तीर्थ है तो मोक्ष है, तो फिर क्या है। सही बात है। अच्छे नोट पे एंड हो रहा है ये तो अगर आप भी चार धाम यात्रा प्लान करने का सोच रहे हैं इस सीज़न, तो इस एपिसोड को इग्नोर मत करना। शायद जो इन्फॉर्मेशन इस एपिसोड में थी वो आपका टाइम, पैसा, आपको स्कैम से और शायद आपकी लाइफ भी बचा सकती है। और अगर आप भी अपना ट्रैवल प्लान बुक करना चाहते हैं, अपनी ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, तो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं ट्विंकल मैम को। प्रणाम ट्रैवल्स इनकी एजेंसी है।
तो मैम अगर लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें, अगर आपसे हेल्प लेना चाहें अपने ट्रैवल प्लान्स में, अपनी ट्रिप प्लान करने में, अपनी यात्रा प्लान करने में, तो फिर वो कैसे लें? आप बिल्कुल अपनी 4 धाम यात्रा प्लान करो। कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको अपना दे दूँगी, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। 24 आवर आप कभी भी कॉल कर सकते हो, ओके। क्योंकि हमारे जो सेल्स टीम है वो 24 आवर और अवेलेबल कोई है। आपकी वेबसाइट या ऐसा कुछ है? हाँ श्योर, www.pranamtravel.com के नाम से मेरी वेबसाइट है। इंस्टाग्राम से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके। तो आप आओ और एक सेफ जर्नी करो। हम तो यही कहते हैं कि आपके साथ भी स्कैम ना हो और आपकी यात्रा भी अच्छी हो जाए, क्योंकि व्यक्ति जीवन में एक ही बार यात्रा कर पाता है, बिल्कुल। बार बार तो कर नहीं पाता। तो वो अगर अच्छे से ना हो पाए तो फिर क्या फ़ायदा। तो उसके लिए हम हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। काफ़ी इनसाइड इन्फॉर्मेशन हमें मिली है स्कैम्स के बारे में भी, और क्या कुछ हमें करना चाहिए, क्या कुछ नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। थैंक यू।